जीवन उत्साह न्यूज के यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की है जो आपकी जिंदगी में एक नई दिशा दे सकता है। और नई दिशा क्यों दे सकता है? क्योंकि हर एक युवक युवती, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर उस मकाम को हासिल करना चाहता है जहां पर वो उन लोगों को देखता है जो असफल हैं। किंतु कई बार हमारी परिस्थितियां, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा समाज, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हम किसी न किसी रूप में नेगेटिव हो जाते हैं। अगर नेगेटिव की बात मैं करता हूं तो अगर आप सोसाइटी में निकलेंगे तो आपको 95% से ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको यह कह सकते हैं कि भैया तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ये बताते हैं कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हौसला है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो आप हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। मैंने आपके बीच में आईएएस और आईपीएस, खासकर मैं उन लोगों को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं क्योंकि हमारे देश में एक प्रचलन है, जब भी कोई बात होती है तो आईएएस आईपीएस की बात सबसे पहले की जाती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है अपने आप में जो पूरे देश को मेंटेन करती है। यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जितने भी लोग हैं वो कानून बना सकते हैं, लेकिन उसका पालन करना तो करवाना इन्हीं लोगों का कार्य होता है। तो आईपीएस और आईपीएस हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिस हिस्से को अगर आप समझ लें तो वो भले ही आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, आप ना भी बन पाए, लेकिन अगर उस रास्ते पे आप चल पड़े तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी भटकेंगे नहीं। और जब आप भटकेंगे नहीं तो आपके गोल बिल्कुल क्लियर होंगे, और जब आप गोल क्लियर रखेंगे तो आप जिंदगी में किसी न किसी जगह भी पहुंचेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। ये मेरा दावा है आपसे। दोस्तों, मैंने आपको जिला हमीरपुर के उपायुक्त के बीच पूरा साक्षात्कार कराया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमीरपुर, उनसे भी आपका साक्षात्कार कराया, और अब मैं आपको जिला कांगड़ा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो मैं आपसे मुलाकात कराई है, उसके बाद में आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूं, जिनके बारे में आपको मैं थोड़ा पहले बताता हूं, जिनका नाम है श्री राकेश कुमार प्रजापति जी। इस नाम से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं क्योंकि जिला हमीरपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में रह चुके हैं, जिला ऊना के डिप्टी कमिश्नर के रूप में रह चुके हैं, और आज के समय में जिला कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। मैं इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा आपको पहले बता देता हूं। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1987 में हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले हैं। इनके पिताजी का जो प्रोफेशन, एक आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार, उनकी माताजी हाउस वाइफ, इनके एक ब्रदर जो कि डेंटिस्ट हैं यूपी गवर्नमेंट में। दोस्तों, मैं आपको आज इनसे जो मुलाकात करा रहा हूं, एक उपायुक्त होने के नाते नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे और आज हिमाचल प्रदेश में अपनी कार्यशैली से लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। इतने मिलनसार हैं कि इनके ऑफिस में जाने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, आप सीधे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने साधारण परिवार से ये बिलोंग करते होंगे। इनसे मैं आपको आज मुलाकात करा रहा हूं और मेरा पक्का विश्वास है कि आप इनके विचारों को जानकर, इनसे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। और आज जो बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं या कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं। चलिए मुलाकात कराता हूं आपकी एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, श्री राकेश कुमार प्रजापति जी। चलिए मुलाकात करते हैं। राकेश कुमार प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज के इस यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने अपनी जिंदगी एक इंजीनियरिंग करने के बाद में आपने एनटीपीसी से शुरुआत करी, एक साधारण सी जॉब से। फिर उसके बाद में क्या ऐसा हुआ कि आप आईएएस की तरफ पहुंच गए और आज इतने बड़े स्तर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं? और देखिए, 2009 में जब एनटीपीसी ज्वाइन किया, कैनवास बहुत छोटा था जी। एक डेस्क जॉब थी और कहीं ना कहीं ये कमी रह रही थी कि लोगों से जुड़ने का मौका नहीं मिल रहा है जी। और सामाजिक बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते थे जिस पे आमतौर पे लोगों के बीच जब चर्चा होती थी तो ये हमेशा महसूस होता था कि क्यों ना हम वहाँ जाकर वो काम कर पाएँ जिसके बारे में हम सिर्फ चर्चा कर पाते हैं जी। और ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं आईएएस के लिए तैयारी शुरू किया और पहली अटेम्प्ट में
आईएएस में आने का मौका मिला। और अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ जी। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अब सिर्फ मैं चर्चा नहीं कर सकता, अब मैं जो प्रॉब्लम्स जो चर्चा के विषय होते थे उनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, उनको सॉल्व कर सकता हूँ, और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना और उनकी समस्याओं को हल करना, ये जो मौका मिला है ये सिर्फ और सिर्फ इस सर्विस में मिल सकती थी। और अब मैं पीछे जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत सही था। आपने जैसे बताया कि एक जॉब आप कर रहे थे तो फिर कहीं ना कहीं एक विज़न बन गया कि कुछ अलग हो जाना चाहिए। तो क्या पहले से जब आप फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे थे तो क्या पहले भी आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप आईएएस बनेंगे कभी? नहीं, देखिए, मैं एक ऐसे जगह से आता हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, कि जहाँ पर बच्चा पैदा होता है और अगर ठीक पढ़ना लिखना शुरू कर देता है जी। तो सबको यही लगता है कि आगे जाके ये कलेक्टर बनेगा जी। लेकिन मेरा जो जीवन रहा है, पहले गोरखपुर में जन्म के उपरांत मैं पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में मैंने की। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने बिट्स पिलानी से की। लेकिन इस दौरान में कभी भी इस प्रकार का विचार नहीं आया कि सिर्फ आईएएस एज ए सर्विस सेलेक्ट करनी है या मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन ज़रूर है कि जब मैं एनटीपीसी में था और वहाँ पर जब काम कर रहा था, उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छा मौका है, और यही वो समय होता है जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोचते हैं कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। जी। ये वो मौका था और ये वो पल थे जब इसके ऊपर बड़ी गहनता से मैंने विचार किया, और उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे एक अटेम्प्ट देना चाहिए और इस पब्लिक लाइफ में आने की ज़रूरत है। हमेशा ये लगता है कि कलेक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात है, और ख़ास करके हमारे जैसे लोगों के लिए जो ग्रामीण परिवेश से हैं। और जब मैं आज यहाँ पर इस बात को देखता हूँ और जिस प्रकार का मैं कार्य कर रहा हूँ जी, और प्रोफेशनल जो सेटिस्फेक्शन मेरे को इस काम से मिल रहा है, मुझे रियलाइज़ होता है कि ये डिसीजन बहुत अच्छा था। और जो हमारे यूपी में ये बोलना होता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप कलेक्टर बने, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो सोच होती है वो बेहतर होती है। अच्छा सर, जैसे आपकी बात में एक बड़ा अच्छा सवाल निकल कर आया है कि फैमिली का तो ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, आर्मी से रिटायर्ड थे और आर्मी के मैन वैसे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप होते हैं। क्या ऐसी कोई परिस्थितियां रही हैं जिन्होंने पर्टिकुलर आपको प्रिपेयर किया हो कि कुछ ऐसा करना जिंदगी में, फैमिली में खासकर? और देखिए, फैमिली में तो शुरुआत में तो लोगों को दिमाग में यही था कि पापा आर्मी में सूबेदार उस वक्त थे जी, तो उस वक्त फैमिली वालों को लगता है कि आर्मी में ये ऑफिसर बने जी। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर मेरे दादाजी अभी तो जीवित नहीं है जी, वो रहते तो हमेशा वो चाहते कि मैं कलेक्टर ही बनूं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। लेकिन जैसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ी और जब मैं जहाँ तक एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी में जब मैं था तो मुझे याद है कि कोई किसी विषय पे ऐसी चर्चा हो रही थी हमारे बॉस से, और बात में उन्होंने बोला, मैंने कुछ आइडिया दिया और उन्होंने बोला तू बड़ा कहीं का कलेक्टर लगा हुआ है, तू इस तरह का आइडियाज़ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं ये आसपास तो घूमते ही थे जी। और जब ये डिसीजन लिया कि नहीं, अब मेरे को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो आपके बैक ऑफ माइंड में होती हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा के स्रोत बन जाती हैं। तो हो सकता है कि ये 2-3 वजह ऐसी रही हों जिसकी वजह से मैं इतना प्रेरित था और अंदर से इतना मोटिवेशन था कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही इस सर्विस में आ पाया। अच्छा सर, कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब भी आपके साथ कुछ होता है तो अच्छे के लिए ही होता है, या जब भी कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है तो कहीं ना कहीं आपको एक लाइफ का एक मोटिवेशन दे रहा होता है या मोटिव दे रहा होता है। मुझे जहाँ तक इस बात से लगा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया कि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और आपको वो हिट कर गई, यानी वो आपने माइंड पे ले ली बात और आप वो कर गए। सर, फैमिली तो आपको चलो सपोर्ट करती होगी ऑब्वियसली, और आपने अपने डिसीजन भी मुझे लगता है कि अपने लेवल पे ही लेने का प्रयास किया होगा। कई बार रिश्तेदारी में भी एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे पास में कि हमारे रिश्तेदार कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि फैमिली में, जैसे कोई फैमिली में ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे से थोड़ा ऊपर होता है, चाहे फाइनेंशियली चाहे वो किसी जॉब बेस में, तो वो हमेशा कई बार ऐसा सोचता है कि यार ये तो कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे, नॉर्मल है ना, फौजी के बेटे हैं, नॉर्मली एक नौकरी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एक आईएएस बन गए, क्या रिएक्शंस हुए सर लाइफ में और फैमिलीज में, किस तरह की सिचुएशंस हुई? देखिए, जब मैंने डिसाइड किया कि अटेम्प्ट देना है जी और इस सर्विस में आना है, तो ये बड़ा लाजमी सी बात है और ऐसा हर इंसान के साथ लगभग होता होगा जी। रिश्तेदारों में और गांव के लोगों में ये मैसेज जब गया कि इनका बेटा भी तैयारी कर रहा है जी, तो लोगों को लगा कि नहीं हो पाएगा, और लोग वेट भी करते हैं कि आप फेल हो जाएं। यस। एंड ऐसी स्थिति मैंने भी देखी है।
कई जगह पर तो ऐसे भी बोला गया कि प्राइमरी टीचर से लेके बड़े प्रोफेसर तक ट्राई कर रहे होते हैं आईएएस के लिए। जी। बड़ा मुश्किल काम है, नहीं होगा। लेकिन जब पहले अटेम्प्ट में हो गया तो रिएक्शन इस प्रकार था कि कई लोग तो फिर मुंह छुपाने लग गए। रिश्तेदारी में ऐसे बहुत सारे क्लोज लोग थे जिन्होंने पापा को ऐसे कमेंट्स दिए होंगे जी। वो जब घर आते तो सीधे मुंह हमसे बात नहीं कर पाते हैं। तो उस तरह की स्थिति तो होती ही है। और अभी भी इस सर्विस को लेकर जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर जो स्थिति है बहुत अलग है। yes। अभी भी इस सर्विस को बहुत ऊंचे दर्जे में लोग ग्रामीण परिवेश में इसको आंकते हैं जी। ऐसे में किसी का बेटा कोई आईएएस में आ जाए, आईपीएस में आ जाए तो पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज और शॉक भी होता है। जी बिल्कुल। कई लोगों को शॉक लगता है, कई लोगों को सरप्राइज, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं और मुझे लगता है कि मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में इस तरह की स्थिति आई होगी जी। जो तो शहरी परिवेश में रहते हैं वहाँ पर इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति रहती है और ऐसा मेरे को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। अच्छा सर, तो अब तो आप अपनी उस डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, आपने जो भी स्ट्रगल किया है उसको लेकर आप सेटिस्फाइड भी हैं और जहाँ तक आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर जॉब अभी, क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं अपने स्तर पे ले लेते हैं और आपके डिसीजन के बारे में तो वैसे भी हम जानते हैं बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं आप और त्वरित लेते हैं। किसी भी व्यक्ति का आप जो कहीं गलत हो रहा तो आप इमीडिएटली लेते हैं, ऐसा हमने भी देखा है एज ए मीडिया पर्सन। सर, क्या चीज़ें ऐसी आपको लगती हैं जो आज के समाज में जो आपके साथ इन्वॉल्व रही हैं, आपकी लाइफ में भी इन्वॉल्व रही हैं, और मैं खासकर इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज हमारा जो यूथ है या तो वो डिमोटिवेट हो जाता है या फिर थोड़ी देर चलता है रुक जाता है या फिर उसको परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती हैं, फैमिली नहीं बन पाती है, फैमिली का प्रेशर बहुत होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इसके आसपास में घूमती हैं। क्या उनके लिए आप एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में हार ना माने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सही बात बोली है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यस। आजकल हमारे यूथ में मैक्सिमम बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, ऑफिस में भी मिलना होता है, बहुत सारे मोटिवेटेड बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, वो आते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ उनको, आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपका अपना गोल ही क्लियर ना हो। जी। कई लोग ऐसा होता है, कई लोग मेरे से मिलने आते हैं, बोलते हैं कि सर पहले तो हमने ट्राई करना कि आईएएस में आ जाएं, अगर ये नहीं हुआ तो हम ट्राई करेंगे एचएएस में आ जाएं, अगर ये नहीं हुआ तो हमने ये सोचा है कि कहीं प्रोफेसर की या नौकरी कर लें। ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप बनना क्या चाहते हो पहले ये डिसाइड कर लो। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप अपने बारे में ये समझ जाएं कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, आप ये समझ जाएं कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, आप कितने मेहनती हैं, आप अपने आप को अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपनी कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ को समझ पा रहे हैं, और ऐसे में अगर आप ध्यान केंद्रित कर लें कि नहीं, मेरे हिसाब से, मेरे स्तर के हिसाब से, मेरी कैपेसिटीज़ के हिसाब से ये मेरा गोल है और ये गोल मेरे को प्राप्त करना है, तो 100% होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को आंकने में गलती कर जाते हैं और कई बार आंक लेते हैं, लेकिन जो हमारा गोल होता है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। तो अगर ये दोनों चीज़ का समावेश हो और दोनों चीज़ों को साथ में लेके हम चलें तो 100% जो भी हम सोचते हैं वो गोल अचीव किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो अचीव किया नहीं जा सकता। जी। अंत में सर मैं चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपके फादर साहब के बारे में आपने बताया, आर्मी में है, मदर हाउसवाइफ हैं, अपनी फैमिली वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा आप। पिताजी के बारे में तो आपने बता ही दिया कि वो आर्मी से सूबेदार से रिटायर्ड हैं। आजकल सभी लोग जयपुर में सेटल्ड हैं। मेरी माता भी वहीं पर रहती हैं। भाई है आजकल इलाहाबाद में पोस्टेड है। और मेरी वाइफ हैं, वाइफ एक कॉर्पोरेट कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। और अभी एक 2 साल की छोटी बेटी है मेरी। ग्रेट सर। तो हम अंत में सर अब ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे यूथ को, हमारी पब्लिक को एक ऐसा स्टिक सा मैसेज दें जो उनके लिए प्रेरणा भी बन सके और ज़िंदगी में जो आज देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है, हमारे युवा बर्बाद होता हुआ जा रहा है, जो उनके काम आए और उस रास्ते पे थोड़ा सा वो बढ़ जाएं अगली। देखिए, युवा के लिए तो मेरा एक ही संदेश रहेगा, ज़िंदगी अपने आप में एक नशा है जी, और ज़िंदगी को जीना चाहिए। और ये ज़िंदगी मिली है और ख़ास करके इंसान की अगर ज़िंदगी मिली है ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए जी। और बहुत सारे प्राणी इस धरती पे जी रहे हैं, लेकिन जितनी कैपेसिटी भगवान ने या कैपेबिलिटीज़ भगवान ने इंसान को दी है जी, शायद किसी में नहीं है। और बोलते भी हैं कि हम अकेले ऐसे प्राणी हैं धरती पे जिसका 2% जो बॉडी का वेट है वो ब्रेन है जी। भगवान ने जब इतना कुछ हमें दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि वो सही कामों में इस्तेमाल करना चाहिए।
अपनी ज़िंदगी को नष्ट करने में, ख़त्म करने में नहीं, बल्कि अपने समाज को आगे बढ़ाने में, अपने देश को आगे बढ़ाने में, उसमें अपना जो एनर्जी है उसको केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में आपके माध्यम से मैं युवाओं को बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है जी। और अगर हम एक धैर्य के साथ और एक आत्मबल के साथ आगे बढ़ें और ये हम जानते हो कि हमें चाहिए क्या लाइफ में जी। तो अचीव करना बिल्कुल संभव है। और ऐसे में युवाओं को ये जो जिस गर्त में गिरते जा रहे हैं जी, खास करके नशे के गर्त में गिरते जा रहे हैं जी, उससे बाहर निकलने के लिए आत्मशक्ति की ज़रूरत है, आत्मबल की ज़रूरत है और ये आपके अंदर ही है जी, कहीं बाहर से नहीं आ सकती है जी, मेरे बोलने से, किसी कहने से नहीं आ सकती है। आप जब भी कुछ इस तरह का गलत काम करने जा रहे हैं अपने माँ बाप के आप पिक्चराइज करें, उनको देखें कि अगर ऐसा मैं करता हूँ तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जी। आप जब भी इस तरह के किसी गलत काम को करने जा रहे हैं तो ये सोचें कि परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी जी। खास करके कई युवा हैं जो शादीशुदा हैं, उनके छोटे बच्चे हैं जी। ऐसे लोगों के बारे में जब सुनते हैं कि नशे की गर्त में चले जा रहे हैं और नशे की वजह से उनका शरीर बर्बाद हो जाता है और मृत्यु हो जाती है जी, ऐसे सुनकर बहुत दुख लगता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आत्मशक्ति हमारे जो अंदर जो मोटिवेशन की कहीं ना कहीं उसमें कमी है। खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है और खुद को अगर हम पहचान सकें और उसके साथ हम आगे बढ़ सकें तो मुझे लगता है कि हर इंसान अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप ये देखें स्वामी विवेकानंद 39 की उम्र में उनकी डेथ हुई और उस एज तक उन्होंने देश को इतना कुछ दे दिया कि आज भी वो हमारे लिए मोटिवेशन की एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसे में हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं समाज को क्या देकर जाऊंगा जी। सिर्फ ये छाप कर छोड़ के नहीं जाना है कि हम नशे की गर्त में गिरे और हमारी मृत्यु हो गई जी। हम समाज को क्या देकर गए और हमने अपनी क्या पहचान छोड़कर जा रहे हैं, अगर उसकी तरफ अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। सर, आपने बहुत बेहतरीन विचार दिए हैं लोगों को और मुझे पक्का विश्वास है कि लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। और जहाँ तक आपने इन सब बातों को रखा है, इन बातों को लेकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ कि एक साधारण व्यक्ति अगर ज़िंदगी में कुछ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं है कि वो अमीर ही होना चाहिए या कोई बहुत ही एजुकेटेड होना चाहिए, उसके अंदर जुनून होना चाहिए। आपकी बातों से मुझे ये बात समझ में आई और मैं चाहता हूँ कि यही बातें लोगों को भी पता लगें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जिन व्यक्तित्वों से मिलाया है उन व्यक्तित्वों के बारे में आपने बहुत गहराई से समझ लिया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं जितने भी इन महान लोगों से आपको मिला रहा हूं, महान मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये उपायुक्त हैं या एसपी हैं या ऐसा नहीं है, महान मैं इसलिए क्योंकि इनके विचारों की देन जो थी या इनके जो संस्कार थे या इनकी जो विजन थी, उस विजन ने इनको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आज ये अपने निर्णय लेकर समाज के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। आप अगर इनके एक्सपीरियंस का 0.1% भी अपनी जिंदगी में उतार लें तो मैं आपको दावा करता हूं, आप सोचिएगा जरूर, एक बार बैठिए अपने दिमाग में, ठंडे दिमाग से सोचिएगा और इनकी बातों को आप सुनिएगा, समझिएगा कि आप इनकी जो जीवन की जो जीवनी रही है उसको कितना एनालिसिस अपनी लाइफ में कर रहे हैं या कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप महान लोगों के रास्ते को चलने की बजाय अगर सिर्फ उनके विचारों को समझकर अमल भी कर लें तो मैं आपको ये बात एश्योर्ड करके बोल सकता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। और अगर आप फेल हो भी जाएं तो भी आप उतना पालेंगे कि आप जिंदगी में उससे ही बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की कोई भी लड़ाई आखिरी नहीं होती है, जिंदगी की कोई भी सफलता आखिरी नहीं होती है। हर एक कदम, हर एक पल आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए कार्य करना पड़ता है। फिर आप चाहे जिंदगी में कोई छोटे से छोटा जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़ा जॉब क्यों ना कर रहे हो, जहां पर भी आप अपने आप को प्रूव करने के लिए कार्य करेंगे, आपका नाम, आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी और दुनिया आपको सैल्यूट करना शुरू कर देगी। जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन का भी यही मोटिव है कि आप अपनी जिंदगी में उन बुराइयों को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर चलें जहां पर आपके माता पिता, आपका समाज आप पर गर्व कर सके और आपके पिताजी गर्व से, आपकी मां गर्व से बोल सके कि ये मेरा बेटा है। और ये वो करता है जो दुनिया में करने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। दोस्तों, प्लीज अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, अच्छे रास्तों पे चलिए। मैं कहता हूं कि आप डीसी नहीं बन पाए, एसपी नहीं बन पाए, चाहे आप एक टीचर ही बन पाए, चाहे आप एक छोटे से व्यक्ति ही बन पाए, लेकिन बेहतर इंसान बन पाए जो हमारे समाज को एक प्रेरणा तो दे सके, साथ में हमारे
परिवार को भी वो खुशियां दे सके जिनके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से बने रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।